दोस्तों आदाब नमस्कार सत श्री अकाल। आपका बहुत स्वागत है आपके अपने शो दानिश की ज़ुबानी में। आज की कहानी है देश की राजधानी दिल्ली की। दिल्ली के अंदर एक जगह है यमुना विहार। यहाँ पर एक चीज़ बहुत मशहूर है, सिग्नेचर ब्रिज। वहाँ पर एक सेल्फी स्पॉट बनाया गया है और दूर दूर से लोग, जिस तरह कुतुब मीनार और लाल किला देखने आते हैं जामा मस्जिद, उसी तरह अब लोग सिग्नेचर ब्रिज को भी देखने आते हैं। दूसरी एक चीज़ वहाँ पर और बन रही है जो बहुत यूनिक है, जो मेट्रो पिलर है। तो मेट्रो के, आपने ज़्यादातर देखा होगा मेट्रो फ्लाईओवर के ऊपर चल रही है, लेकिन इस पे डबल फ्लाईओवर बनाया जा रहा है कि पहले फ्लाईओवर पे जो कारें और बसें चलेंगी और फिर उसके ऊपर जो दूसरा फ्लाईओवर होगा उसके ऊपर मेट्रो चलेगी। ये दो चीज़ हैं। खैर, आते हैं आज की कहानी पर। 9 अप्रैल की रात को करीब 2:30 बजे पुलिस के पास एक फ़ोन आता है। कोई व्यक्ति फ़ोन करता है और वो पुलिस को बताता है कि आज मैं यहाँ से गुज़र रहा था, अचानक मैंने देखा कि एक आदमी खून से लथपथ नीचे पड़ा हुआ है और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बेहोश है। आप जल्दी से आ जाइए, जो इसको अस्पताल ले जाया जाए और अस्पताल में जाकर हो सकता है ये बच जाए। पुलिस फ़ौरन एक्शन लेती है और जल्दी से जल्दी स्पॉट पर पहुंचती है। वहाँ से देखती है वहाँ पर भीड़ लगी हुई है। सुबह के 3 बजे हुए थे, क्योंकि जब कोई आदमी घायल पड़ा है तो जो भी जा रहा था वही रुक गया। तो इस तरीके से वहाँ पर भीड़ लग गई और सबने बताया कि कैसे पड़ा है और क्या हुआ है। पुलिस ने टाइम वेस्ट करना सही नहीं समझा और फ़ौरन उसको उठाया और अपनी गाड़ी में ही डाला। एम्बुलेंस का इंतज़ार नहीं करा और फ़ौरन उसको अस्पताल में लेके भर्ती करा दिया गया। अस्पताल में भर्ती कराते हैं तो डॉक्टर पुलिस को बताता है कि यहाँ लाने से पहले ही इस आदमी की मौत हो चुकी है। अब पुलिस को बड़ी हताशा होती है, क्योंकि पुलिस हो या आम आदमी हो, कोई भी हो, अगर उनके हाथ से किसी की जान बच जाए तो एक अलग ही खुशी है। उस खुशी का मज़ा ही अलग है कि हमारे थोड़े से मेहनत से, थोड़ी सी हरकत करके किसी की जान बच गई। तो जिसने 100 नंबर पे फ़ोन करा था उसको भी खुशी होती और जो पुलिस लेकर आई उसको भी खुशी होती, लेकिन शायद उसकी मौत इसी तरह लिखी हुई थी। डॉक्टर से पोस्टमार्टम के लिए कहा जाता है और पुलिस वापस स्पॉट पर आती है और देखती है कि कोई चीज़ ऐसी मिल जाए, पता चले कि ये हुआ क्या था। वहाँ पर देखती है तो कोई वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा उस स्पॉट को कवर नहीं कर रहा था, जिससे पता चल सके कि कौन सी गाड़ी इसको ठोक कर या हिट कर कर गई है या क्या हुआ था। तो पुलिस वापस अस्पताल जाती है और तलाशी लेती है तो उसकी जेब से एक मोबाइल फ़ोन मिलता है पुलिस को। अब पुलिस को एक चीज़ साफ़ हो गई थी कि एक्सीडेंट ही है शायद, क्योंकि अगर कोई लूटपाट होती तो जो भी अपराधी है वो मोबाइल और उसके जो भी चैन है, घड़ी है, जो भी कीमती चीज़ होती है उनको लेकर भाग जाते। क्योंकि मोबाइल फ़ोन था और पर्स था तो पुलिस को एक क्लियर हो गया कि एक उम्मीद होगी कि ये एक रोड एक्सीडेंट है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में और सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन उसकी जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पुलिस भी चौंकती है, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टरों ने जो बताया था, दिखाया था, तो उसके अंदर कोई नोकीली चीज़ सीधा उसके दिल में मारी गई थी। जैसे चाकू हो या बर्फ़ वाला सुआं हो या कोई सरिया हो, कोई भी चीज़ सीधी दिल में मारी गई थी और दिल को वो चीरती हुई, जैसे चाकू दिल को चीरता हुआ पार हो जाता है और हार्ट पंचर हो जाता है। और ज़ाहिर-सी बात है, किसी भी व्यक्ति का अगर हार्ट ही चिर जाएगा, फट जाएगा या पंचर हो जाएगा तो उसका बचना नामुमकिन ही है। तो पुलिस उस फ़ोन से उसके घर पे फ़ोन करती है और वहाँ से पता लगता है कि उसका नाम राशिद है और वो एक बैटरी रिक्शा चलाता है किराए पर लेकर। क्योंकि दिल्ली एक बड़ा शहर है और यहाँ पर अमीर से अमीर और गरीब से गरीब, मीडियम, हर तरह के ही लोग हैं। तो कुछ लोग हैं जो अपनी रोज़ी-रोटी के लिए बाइक चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, टैक्सी चलाते हैं, लेकिन उनके पास उसको भी खरीदने के पैसे नहीं हैं। तो उनकी सुविधा के लिए कुछ लोगों ने अपना बिज़नेस बनाया हुआ है। वो बहुत सारे रिक्शे पहले से खरीद के रखते हैं और उन रिक्शों को या उन ऑटो को या कैब को वो किराए पे देते हैं। बस आप पे चलाना आना चाहिए।
तो राशिद के घर से पता लगता है कि उसने किसी से किराए पर रिक्शा लिया हुआ था और वो रात को रिक्शा चलाता है और वही हमारे घर में कमाने वाला है और सब उसी के ऊपर, उसी कंधों पर पूरे घर का वजन है। तो बड़ा दुख का माहौल होता है घर में सुनकर के जो कमाने वाला ही चला गया। तो पुलिस स्पॉट पे जाती है कि अगर वो बैटरी रिक्शा चलाता था तो जाहिर सी बात है बैटरी रिक्शा वहाँ पर खड़ा हुआ होगा या गिरा हुआ होगा, जो भी है। अब वो और ध्यान से, पहले उसकी नज़रों में ये था नहीं रिक्शे का एंगल, लेकिन जब उसको पता लगता है रिक्शा चलाती है तो पुलिस स्पॉट पर जाती है और वहाँ देखती है तो वहाँ पर जाकर उसको हैरानी होती है, कोई भी वहाँ पर रिक्शा है ही नहीं। अब पुलिस सोचती है कि ये शायद रिक्शा किसी ने लूटा है या इसकी किसी से मारपीट हुई है, क्योंकि अब एक्सीडेंट का जो एंगल पूरी तरह ख़त्म हो चुका था और जो भी चीज़ थी मर्डर के हिसाब से इन्वेस्टिगेट होनी थी, क्योंकि एक्सीडेंट को भी पुलिस इतना सीरियस नहीं लेती एक बार को, लेकिन मर्डर के लिए बहुत सीरियस होती है पुलिस। और जो एक्सीडेंट का जो केस होता है, एक्सीडेंट में अगर कोई मर भी जाता है तो भी उस पर इतनी बड़ी धारा नहीं लगती, क्योंकि गैर इरादतन उसका इरादा नहीं था हत्या करने का, अचानक कोई सामने आ गया और वो मर गया, तो उसकी थाने से ही जमानत का भी प्रावधान है। और जो एक जानबूझकर मर्डर करा जाए उस मर्डर में और जो एक एक्सीडेंटल मौत हुई है किसी की, उसमें दोनों में बहुत फ़र्क है। इसमें थोड़ी कोर्ट भी नरमी दिखाता है, लेकिन अब मर्डर का क्लियर हो गया था और वहाँ पे जो एसीपी हैं विवेक त्यागी जी, वो इसकी टीम बनाते हैं और वो जल्दी से जल्दी इसको क्रैक करने की और उन अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजने की पूरी तैयारी करते हैं। तो वहाँ पर यमुना विहार में जो मेट्रो फ्लाईओवर बन रहा है, तो वहाँ पर 66 फुटा रोड है जहाँ पर राशिद की बॉडी मिली थी। तो 66 फुटा रोड पर सारी चीज़ चेक करने के बाद फिर सीसीटीवी चेक किए जाते हैं, क्योंकि उस स्पॉट को कोई भी सीसीटीवी नहीं दिखा पा रहा था। तो एसीपी विवेक त्यागी जी जितने भी और सीसीटीवी वहाँ पर लगे हुए थे वो फैसला करते हैं इन सबको चेक करो, क्योंकि रात के 3 बज रहे हैं तो गाड़ियाँ भी इतनी ज़्यादा नहीं जा रही थी कि ये ई रिक्शा किधर से आया और अगर गया है तो किधर को गया है। ये सारी चीज़ वो चेक करते हैं। तो एक फुटेज में रिक्शा दिखता है, लेकिन जो कैमरे में जिसमें दिखता है उसका एंगल दूसरी तरफ था, मतलब बैक साइड से वो दिखता है। उसमें कोई भी ऐसी कोई ख़ास कामयाबी पुलिस को नहीं लगती। तो पुलिस फिर से राशिद के घर जाती है और वहाँ जाकर पता करती है वो रिक्शा किसका था जो किराए पे लिया था। क्योंकि पुलिस को एक दिमाग में ये चीज़ आती है कि अगर रिक्शे जिसका भी रिक्शा है, हो सकता है उससे ही कोई विवाद हुआ हो या उसने रिक्शा छीना हो। अगर उसके दिमाग में कोई गलत नीयत थी तो ज़ाहिर सी बात है उसने रिक्शे की एफआईआर नहीं कराई होगी, क्योंकि रिक्शा भी एक कीमती चीज़ है। अगर जिसका भी रिक्शा है उसने एफआईआर ज़रूर कराई होगी। तो पुलिस उस रिक्शे वाले के पास पहुंचती है और उससे जाकर पूछती है कि आपका रिक्शा कहाँ है। तो वो बताता है कि वो मेरा रिक्शा राशि चलाता था और उसकी हत्या हो गई है और रिक्शा गायब है और मैंने रिक्शे की चोरी की रिपोर्ट थाने में लिखा दी। तो पुलिस वाले पूछते हैं कि जाहिर सी बात है जब भी कोई भी गाड़ी आपके पास हो या मेरे पास हो तो कोई ना कोई निशान गाड़ी में ऐसा होता है, बाइक हो, कार हो, ऑटो, कोई भी चीज़ हो, कि उसका सिर्फ उसके मालिक को ही पता होता है कि मेरी गाड़ी में ये चीज़, ये स्क्रैच लगा हुआ है या ये डेंट पड़ा हुआ है, या उसने कोई कलर उस पर बाद में कराया हो तो उसको पता होता है कि ये ओरिजिनल कलर नहीं है, बाहर है, ये गेट पे या खिड़की पे, या जो इस तरीके से एक अलग अपनी चीज़ की पहचान आदमी को होती ही है। तो पुलिस उस रिक्शे वाले से पूछती है कि क्या कोई ऐसी निशानी है उस रिक्शे की जो सिर्फ आप जानते हो या थोड़ी अजीब हो, जिससे उसको पकड़ लें, क्योंकि जाहिर सी बात है जो लोग उसको अगर चुरा कर ले गए, क्योंकि अब ये क्लियर हो गया था, क्योंकि वो ना ही क्राइम स्पॉट पर मिला था और ना ही वो रिक्शा उसके पास था, तो जाहिर सी बात है वो रिक्शा वो ही कातिल ही लेकर गए थे, ये क्लियर हो गया था, वो लूट का ही कुछ मामला बन रहा था। तो पुलिस जानना चाहती है उसके अंदर कोई ऐसी अजीब चीज़ हो जिससे हम उसको पहचान सकें, क्योंकि जाहिर सी बात है कई बार क्या है आदमी नंबर प्लेट चेंज कर देता है। तो पुलिस इन चीज़ों को जानती है और वो पूरी बारीकी के साथ उसकी डिटेल उस रिक्शे वाले से लेती है। तो रिक्शे वाला एक चीज़ बताता है, एक उसके अंदर वो कहता है जो उसकी बैक लाइट है, जब भी उसको चाबी लगा के ऑन किया जाता है तो उसकी एक लाइट तो बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है, बट लेकिन एक लाइट उसकी ऐसी है जो ग्रीन लाइट है वो ब्लिंक करती है, वो एक तरह से नहीं जलती, कभी जलेगी कभी बुझेगी, इस तरीके से ही है।
तो वो ख़राब है, मैंने सोचा था सही कराऊंगा, और वो मैं उसको करा नहीं पाया। और जैसे उसमें आप चाबी चाबी जो भी है लगाएगा तो वो लाइट ब्लिंक करेगी, उसकी उसकी एक अलग पहचान ये है उसकी। तो पुलिस के लिए इतना भी काफ़ी था, क्योंकि पुलिस तो छोटे छोटे से सुराग को कड़ी की तरह जोड़ती है और अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाती है। अब पुलिस को क्योंकि एक चीज़ मिल चुकी थी, पुलिस फिर से दोबारा से अब सीसीटीवी फुटेज खंगालती है और वो देखती है कि ऐसा कोई रिक्शा, अब उसकी तो पहचान भी हो गई थी कि एक लाइट उसकी ब्लिंक है, रात के 3 बज रहे हैं, तो उसको देखो। तो वो फुटेज में वो रिक्शा आता है। अब एक कैमरे से दूसरे कैमरे पर जाया जाया जाता है कि किधर को गया है ये, फिर तीसरे पर जाया जाता है किधर को गया। तो वो उसका पीछा सीसीटीवी कैमरे की से पुलिस कर रही है। तो जो उधर के रहने वाले लोग हैं वो जानते होंगे कि दुर्गापुरी से गोकलपुरी की तरफ एक रोड जा रहा है, और वहाँ से फिर लेफ्ट होकर यमुना विहार जगह आती है। उसके बाद फिर मुस्तफ़ाबाद का एरिया शुरू होता है। तो सीसीटीवी फुटेज में वो दिख रहा है, रिक्शा वहाँ से यू टर्न लेके मुस्तफ़ाबाद गया, फिर आगे एक नेहरू विहार जगह है, वहाँ पर ब्रजपुरी की पुलिया है, चांदबाग की पुलिया है। इस तरीके से पुलिस उसको छाँटती, सीसीटीवी फुटेज को छाँटती रही और उसके पीछे-पीछे जाती रही। तो क्लियर होगा कि अब ये जो मुस्तफ़ाबाद जगह है, उसमें नेहरू विहार के अंदर ये कातिल गए हैं रिक्शे के साथ में। अब जो मुस्तफ़ाबाद है, वहाँ पर कोई ऐसी कोई एमसीडी की कोई पार्किंग नहीं है। तो जितने भी लोग हैं वहाँ पर, जिनके पास गाड़ी हैं, ऑटो हैं, रिक्शा हैं, कार हैं, तो वहाँ पर कुछ लोग हैं जिनके प्लॉट खाली पड़े हैं, किसी का 500 गज का या किसी का 1 बीघे का, 2 बीघे का। तो उन लोगों ने उसको एक पार्किंग की तरह यूज़ करते हैं और वो उसका किराया लेते हैं कार का। सबके उन्होंने किराए जो है अलग-अलग किए हुए हैं। जैसे कार का है तो 1500 रुपये है, तो रिक्शे का कम है, ऑटो का थोड़ा ज़्यादा है, ट्रक का और ज़्यादा है। तो पुलिस को लगा कि हो ना हो ये कहीं न कहीं किसी पार्किंग में से उन्होंने खड़ा करा होगा छुपाकर, और उसमें चाबी लगा के देखेंगे। क्योंकि जब कोई भी गाड़ी आप पार्किंग में वहाँ खड़ी करेंगे, क्योंकि जगह कम है और कारें वहाँ पर ज़्यादा होती हैं, तो चाबी आपको पार्किंग वाले को देनी पड़ती है। इसी शर्त पे वो खड़ी गाड़ी करते हैं अपने अंदर, अपनी पार्किंग में। तो एक जगह पुलिस को वो रिक्शा मिल जाता है। पुलिस उसमें चाबी लगाती है, देखती है तो पीछे की लाइट उसकी ब्लिंक कर रही है, तो पुलिस को क्लियर हो जाता है, क्योंकि सीसीटीवी में यमुना विहार से पूरा वो जो चेक करा था, वो धीरे-धीरे उधर ही की तरफ बढ़ रहा था। अब पुलिस पूछती है, ये रिक्शा किसका है? तो पता चलता है कि यहाँ पर 4 लड़के आए थे, एक का नाम नईम था, एक मुज़फ़्फ़र और एक तैयब और एक नाबालिग लड़का था उसमें। वो लोग इसको खड़ा करके गए। अब पुलिस को नाम मिल चुके थे, पुलिस जाती है और उनको सबको पकड़ती है। पकड़ने के बाद पुलिस उनको थाने लाती है और उनसे कहती है कि अब बताओ ये तुम्हारे पास रिक्शा कहाँ से आया? तो पहले वो पुलिस को घुमाते हैं, सब अपराधी ऐसे ही करते हैं कि मैंने नहीं किया, हम नहीं जानते। लेकिन पुलिस के पास बहुत सारे ऐसे तरीके होते हैं, जो मजबूत से मजबूत जो अपराधी हैं, जो ये खूब सोच कर रखते हैं कि हम बिल्कुल भी किसी भी तरीके से ये चीज़ नहीं बताएँगे, लेकिन वहाँ पर जाकर एकदम तोते की तरह बोलने लगते हैं। तो कहने लगे, जी हाँ, हमने ही ये मर्डर किया है और हमने ही ये रिक्शा छीना है। तो पुलिस कहती है कि ऐसा तुमने क्यों करा? क्यों उसको जान से मार दिया? क्योंकि अपराधी भी जानते हैं कि अगर हम मर्डर करेंगे तो उसकी क्या सज़ा होगी, अगर हम रेप करेंगे तो क्या सज़ा होगी, अगर हम खाली लूट करेंगे तो उसकी क्या सज़ा होगी, अगर हम सिर्फ़ चाकू दिखाएँगे तो उसकी क्या सज़ा होगी। तो ज़्यादातर अपराधी मर्डर से बचते हैं, वो चाहते नहीं है कि हमारी हाथ से मर्डर हो। वो सोचते हैं डरा धमका के लूट लें और भाग जाएँ लेकिन मर्डर ना हो। लेकिन वहाँ वो क्लियर मर्डर हुआ था और एक ही वार हुआ था और एक में ही जो है राशिद की जान चली गई थी। तो वो कहते हैं कि हम यहाँ से निकले थे और हमने रिक्शा करा, हम चारों मतलब कोई शिकार ढूँढ रहे थे। ज़ाहिर-सी बात है, जो लोग 2:30 बजे नेहरू विहार मुश्ताबाद से निकल रहे हैं, 4 जने इकट्ठे होकर, और उनके पास चाकू भी हो। तो कई बार ऐसा भी होता है कि आदमी अस्पताल से आ रहा है या जा रहा है या रेलवे स्टेशन से आ रहा है तो नॉर्मली है, लेकिन ऐसा आदमी चाकू अपने पास नहीं रखेगा। लेकिन उनके पास चाकू था, जिससे ये क्लियर हो रहा था कि वो अपराधी किस्म के ही चारों आदमी थे। और उन्होंने
कोई वो शिकारी या कोई सो रहा हो, या कई बार कैब वाले अपना सो जाते हैं, या कोई पटरी पर सो रहा है, या कोई मुसाफिर आ रहा है, किसी को भी लूटना चाकू दिखाकर। तो ये 9 अप्रैल की बात है, ज़ाहिर-सी बात है पुलिस अब उनसे और पूछताछ करेगी, तो और भी जो क्राइम है जो उन्होंने करे होंगे उनके भी खुलासे होंगे। बहुतों सौ के किसी का मोबाइल लूट लेते हैं, किसी का पर्स। क्योंकि जो दिल्ली है, जो बड़े शहर हैं, इनमें ज़्यादातर लोग एक एक ही चीज़ को अपना निशाना बना के चलते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो खाली ई-रिक्शा लूटेंगे, तो वो और कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ़ ई-रिक्शा ही लूटेंगे। बहुत से ऐसे हैं जो बाइक चुराने वाले हैं, तो वो बाइक ही चुराएँगे और कुछ नहीं करेंगे। ऐसे ही हैं कि जो जेब कतरे हैं, जेब काट रहे हैं, वो सिर्फ़ जेब ही काटेंगे और चीज़ नहीं करेंगे। और बहुत से हैं कि वो मोबाइल छीनते हैं, तो वो सिर्फ़ मोबाइल ही छीनेंगे। ये सोचते हैं कि जिस तरह एक डॉक्टर अपने काम में एक्सपर्ट होता है, कि जो आँख का है, दाँत का है, किसी भी चीज़ का है, एक हड्डी का है, उसी तरह से ये भी चोर सोचते हैं एक ही काम करो, उसमें एक्सपर्ट रहो। अगर मोबाइल छीनना है तो मोबाइल ही छीनना है, और वो कहाँ बेचना है, पूरी उनकी इस तरीके से वो सेटिंग होती है, जबकि वो चल नहीं पाती पुलिस के सामने। तो पुलिस उनसे पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों करा? तो उन्होंने कहा कि हम घर से निकले और हमने, क्योंकि यमुना विहार एक हाईवे रोड, बड़ा रोड है, मुश्ताबाद थोड़ा 2 ढाई किलोमीटर अंदर है। तो बाहर आने के लिए वो राशिद इत्तेफ़ाक से उधर से आ रहा था, और वो उसको हाथ देते हैं और उसके रिक्शे में बैठते हैं वे, और यमुना विहार आते हैं। 66 फुटा रोड है वहाँ पर। वहाँ पर आते हैं और उसको 50 रुपए देते हैं। वो राशिद कहता है कि ये तो बात आपकी ठीक नहीं है, रात के 3 बज रहे हैं और मैं भी रोज़ी-रोटी के लिए निकला हुआ हूँ, और आप 4 आदमी हैं। अगर 40 रुपए भी किराया लगाओगे, 50 किराया होता है, लेकिन अगर मैं 40 भी लगाता हूँ, जब भी 160 रुपए बैठते हैं, तो आप मुझे 160 मत दो, 150 दे दो। 50 आपने दे ही दिया, मुझे आप 100 रुपए और दो। अब वो कहते हैं कि हमारे पास नहीं है, हमारे पास 50 ही रुपए हैं, अगर तुझे लेने हैं तो ले, नहीं लेने तो जा। अब राशिद कहता नहीं, क्योंकि मैं निकला ही हूँ, मुझे रिक्शा का किराया भी देना है, अपने घर का खर्चा भी है, और जो किराया बनता है मुझे मेरा किराया पूरा चाहिए। इसमें उनकी बहस होती है, और जो उसमें एक जो लड़का होता है नाबालिग, उसके हाथ में चाकू होता है, और वो सीधा चाकू, क्योंकि हो सकता है उसकी हाइट भी कम हो, तो ऐसे करके वो चाकू मारता है, और वो सीधा उसके दिल में, पसलियों के बीच से वो चाकू सीधा उसके दिल में जाता है, और दिल दिल को उसके पंचर कर देता है। अब चूँकि वार ही सीधा दिल पे हुआ था, फ़ौरन एकदम साँस में और हर चीज़ में आदमी को दिक्कत होगी, तो राशिद वहीं पर गिर जाता है, और थोड़ी-सी देर में वो दम तोड़ देता है। अब आनन-फानन में ये सारी चीज़ हुई। अगर वो यहाँ तक भी होता और उसके बाद भी अगर वो पुलिस के पकड़े जाते, तब भी उन्हें सज़ा शायद कम होती, क्योंकि एक चीज़ उनका मारने का मोटिव था नहीं, और गुस्सा आया, लड़ाई झगड़ा हुआ और अचानक मार दिया। लेकिन अब चूँकि क्रिमिनल माइंड थे वो लोग, उन्होंने सोचा कि यार कम से कम अब पैदल अगर जाएँगे तो कितनी दूर भाग लेंगे, हो सकता है, क्योंकि पुलिस का गश्त बहुत रहता है, क्योंकि दिल्ली राजधानी है, यहाँ पर पुलिस एकदम सतर्क रहती है, बहुत कम क्राइम है और जगह के मुकाबले में। तो वो सोचते हैं कि क्यों ना इसका रिक्शा ही लेके भागें, और वो उसी उसी के रिक्शे में बैठते हैं राशिद के, और वो सीधा अपने घर की तरफ वहाँ से यू टर्न लिया, और भजनपुरा और चांदबाग की पुलिया, इस तरीके से वो अपना नेहरू विहार पहुँचते हैं, और नेहरू विहार पहुँचकर वो रिक्शा खड़ा करते हैं और अपने घर सोचते हैं कि अब इसको बेचेंगे और पैसे कमाएँगे जो भी है। तो इस तरीके से ये पूरा केस जो एसीपी विवेक त्यागी की सरपरस्ती में पूरा होता है। अब इस कहानी में अगर देखा जाए कि किस तरीके से एक छोटी से छोटी कड़ी, जो हमारे आपके लिए शायद कुछ भी नहीं है, कोई, अगर आप किसी भी क्राइम सीन पर जाएँगे, तो जो चीज़ हमें नहीं दिख रही है, वो चीज़ पुलिस को दिखती है। हम जाएँगे, हम देखेंगे कि यार यहाँ तो बॉडी पड़ी है और ये मर गया है, और बस इतना ही है। लेकिन एक उसी जगह पर जब एक निपुण पुलिस वाला पहुँचेगा, पुलिस ऑफ़िसर वहाँ पर पहुँचेगा, तो वहाँ की बड़ी बारीकी से चीज़ें देखेगा कि क्या हुआ होगा, पूरी दिमाग में उसकी वही फ़िल्म चलती है, क्योंकि उनकी पढ़ाई और उनका एक तजुर्बा। तो अगर पुलिस रिक्शे वाले के पास जाती है और रिक्शे वाले से वो ज़रा-सी सी बात कि वो लाइट ब्लिंक कर रही है, इतनी बात से ये केस की पूरी कड़ी खुलती है। तो ये थी आपकी आज की कहानी, और इस कहानी में आप अपने सुझाव दें, और जो भी कमेंट्स हैं वो दें, और कल किसी नई कहानी के साथ मिलते हैं। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें। धन्यवाद।